बदतमीजी ना करो, छेड़ो ना हमको सनम, और छेड़ोगे तो भैया मलक्का स्टेट बंद कर देंगे। दोस्तों, भारत की तस्वीर बदल रही है। नए भारत की तस्वीर ऐसी है कि अब हम हर वेपन्स के लिए, हर हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है कि ओए अमेरिका मुझे वेपन भेज दे, ओए रशिया मुझे वेपन भेज दे, ओए इजराइल मुझे प्लीज़ वेपन दे दो। ये हाल नहीं है हमारा। अब हम वेपन्स अपने यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप भी कर रहे हैं, ऑन आवर ओन डेवलप भी कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमने 3 न्यू वॉरशिप्स इंडियन नेवी में इंटीग्रेट किए हैं। और उनके नाम क्या क्या हैं? तो सबसे पहले आया INS दूनागिरी, फिर हैं आपके पास INS अग्रय और INS संशोधक। आज की पूरी वीडियो इसी के बारे में है। और इन नए जहाज़ों के इंडियन नेवी में इंडक्शन होने से चाइना के ऊपर हम लोग कैसे प्रेशर डाल पाएंगे, चाइना को इनसे क्या खतरा है, और किस तरह इंडिया को मेरीन लाइफ में, आप कहें सी में, कॉम्पिटिटिव एज मिलता है चाइना के ऊपर, वही हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों शिप्स को कमीशन किया है ना, और कोलकाता में किया है। तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बनाया है, डेवलप किया है, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं आज के डेट में। ये मेरा एक दोस्त भी इसमें है और कंटिन्यूअसली ये लोग मिलके भारत का नाम ऊंचा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिग हाईलाइट्स टू हिम ऑल्सो, दीपक नाम है उनका, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड मैरीटाइम शील्ड, याद रखिएगा, भारत एक ही बार में, ऐसा नहीं है कि एक वेपन बहुत तगड़ा बना दिया और काम पूरा कर दिया, ये नहीं है। हम लोग सीरीज बाय सीरीज, इवेंट बाय इवेंट, स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में एक नेटवर्क स्ट्रैटेजी है। हम सीधे एक बार हल्क नहीं ला रहे हैं। हल्स नहीं है कि एक ही बार बड़ा सब कुछ कर दिया और छोड़ दिया, नहीं। हम छोटा छोटा, धीरे धीरे, रोबस्ट, बिल्कुल एक मल्टी लेयर्ड शील्ड बना रहे हैं। अभी 3 में ही देखेंगे तो तीनों के काम अलग अलग हैं। अगर दूनागिरी देखेंगे तो इन तीनों में सबसे मजबूत है। ये ना केवल समंदर में यानी वाटर में, बल्कि अंडर वाटर भी और एयर भी, तीनों जगह लड़ाई कर सकता है ना। इसको आप अगर चाहें तो ये जिस तरह का वेपन हम लोगों ने डेवलप किया है दूनागिरी को, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस है ना। ये बहुत मजबूत, इन तीनों में सबसे ज्यादा डीप ब्लू वाटर सरफेस ऑपरेशंस और रीजनल एयर डोमिनेंस के लिए ये सबसे, अगर आप देखें तो इन तीनों में सबसे पावरफुल वेपन लेकर आए हैं। फिर आता है अग्रय। अग्रय का काम क्या है, याद रखिएगा, ये जितनी भी सबमरीन्स आएंगी जो भारत को अटैक करने की कोशिश करेंगी, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, उन सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अग्रय अगर आप देखें तो एक अलग वेपन है पानी के नीचे, अंडर वाटर। और संशोधक हमें क्या करेगा, इंटेल देगा। ये अगर देखेंगे तो ये भारत की आंखें हैं। आंखें कैसे? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जाके जो रूट हैं, जो भी अगर आप देखें कि क्या खतरा है आने वाला, वहाँ पे कंटिन्यूअसली बार बार जाएगा, उसको देखेगा और सारा मैपिंग करके सारे रूट का निरीक्षण करेगा, और निरीक्षण करके कहीं ना कहीं हमें डेटा देगा, ताकि हमारी कोई भी आने वाली स्ट्रैटेजीज़ हो, कुछ भी अगर हमारा बिजनेसेस ही हो, किस तरह से शिप का क्या रूट होगा और कैसे कैसे इंडिया काम करेगा, वो काम करने का काम किसका है, संशोधक का। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल ऑटोनॉमी भी आई है। इस जहाज को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम जाते तो एक मोटा पैसा खर्च होता, लेकिन हमने इंडिजिनसली डेवलप किया, और डेवलप किया तो हमने, याद रखिएगा, इंटायरली पूरा का पूरा जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने जो DMR 249A स्टील जो सप्लाई किया, 249A स्टील सप्लाई किया टोटली। तो जो स्टील इस जहाज में लगा है ये पूरी तरह से भारतीय है। MSME इकोसिस्टम, सिर्फ एक किसी कंपनी को हमने पावरफुल बनाया, ऐसा नहीं है। हम लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी काम करते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा को हमने इंटीग्रेट किया और उन सबको छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के काम में लगाया। तो एक तरह से जॉब क्रिएशन की भी काम हुई और आत्मनिर्भरता तो आई ही, क्योंकि लगभग इस जहाज में लगा हुआ जो भी कंटेंट है, 75% से ज़्यादा जो है इसमें लगा हुआ माल वो इंडियन है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 25% हमने खरीदा है। और ये सिर्फ हमने बनाया है तो बस अपने लिए नहीं, हम इसको बाद में, जैसे हम रशिया से जहाज़ खरीदते हैं, पहले ब्रिटेन से खरीदते थे, अमेरिका से खरीदते थे, हम चाहें तो इसको बेच भी सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में भारत के लिए इकोनॉमिकली, अगर डिफेंसिवली, हर तरह से इंडिया की काफ़ी न काफ़ी, अगर आप देखें तो इज्जत बढ़ाने का काम करेगा। अब बात करते हैं इन जहाज़ों के बारे में एक एक करके। जो वॉरफेयर शिप्स हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है दूनागिरी का।
प्रोजेक्ट 17A के अंडर डेवलप्ड हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ना इसी साल लगभग हम लोगों ने 19 से ज़्यादा वॉरशिप्स को इंटीग्रेट करने की यहाँ पे प्रण ली है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 वॉरशिप्स डेवलप हो रही हैं। क्या क्या हैं? हिमगिरी ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है, विंध्यगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, है ना, हिमगिरी, विंध्यगिरी, दोनागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, और 2 और हैं अभी, नीलगिरी, और एक और है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। मैं टीम को कहूँगा ना कि वो यहाँ पे फ्लैश कर देंगे, हो जाएगा टीम? हाँ जी, वो फ्लैश कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ जी। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर टोटल 7 जहाज डेवलप हो रही हैं और ये 5th शिप है इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट का। एंड याद रखिएगा, ये कमांड रिमोट हाई सीज ऑपरेशंस करने के लिए बने हैं और एडवांस कॉम्बैट रेजिलियंस है इनमें। ऑफेंसिव पावर, फायर पावर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है फॉर प्रेसिजन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स, यानी यहाँ से चाहे तो बैठ के 4000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस रहेगा, यानी पानी के अंदर भाई साहब ये हल्क है, कोई जाएगा तो हल्क स्मैश मारेगा बिल्कुल, है ना। लेयर्ड एयर डिफेंस है इसमें, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। मैंने कहा ना, पानी के अंदर हो चाहे पानी के नीचे हो या पानी के ऊपर, यानी हवा में, तीनों जगह ये जहाज बिल्कुल एक तरह से राक्षस है, ये सामने वाले को निगल लेगा बिल्कुल। एंड सेंसर इंटीग्रेशन भी है, फीचर्स द कटिंग एज MF स्टार सर्विलांस एंड ट्रैकिंग रेडार एरे, यानी ये ना केवल बस डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि डिटेक्ट भी कर सकता है, यानी डिटेक्ट करो उसके बाद डिस्ट्रॉय करो, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। तो ये काम है हमारे INS दूनागिरी का, ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड है। मैंने कहा है प्रोजेक्ट 17A। लेंथ कितना है? तो 149 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट 6600 टन का है। ये बनाया किसने है? तो गार्डन डिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। मल्टी रोल फ्रंटलाइन कॉम्बैट शिप्स है, एंटी एयर, एंटी शिप एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तीनों में। तो ये INS दूनागिरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, INS एग्रे शैलो हंटर। मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी सबमरीन्स को क्या करते हैं? अटैक करते हैं पानी के नीचे। ये अपने आप में एक अलग वुल्फ है, अगर जाएंगे शार्क है बिल्कुल, सामने वाले को तहस नहस कर देंगे। डिजाइन स्पेसिफिकली टू ट्रैक, इंगेज एंड न्यूट्रलाइज अंडर वाटर टारगेट्स इनसाइड क्राउडेड एंड अक्यूस्टिक हेवी कोस्टल जोन्स। यहाँ ना केवल आपके लिटोरल जोन्स में भी ये काम आते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ सी में नहीं, लिटोरल जोन्स है वहां पे भी काम आते हैं, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, नहीं दिखाई देने वाला, वहां पे भी ये समुद्र में अगर आप देखें तो सबमरीन्स के लिए तो काल है बिल्कुल, है ना। स्पेशलाइज्ड लिटोरल फोकस, हाईली इफेक्टिव नियर पोर्ट्स, मिलिट्री बेस एंड स्ट्रेटेजिक कोस्टल अप्रोचेस। जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। प्रेसिजन तो है ही, है ना। ये लाइट वेट अकोस्टिंग टॉर्पीडोज रहते हैं इसमें, और इंडिजिनसली एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, यानी टॉर्पीडोज भी हैं, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, यानी बर्बादी तो तय है भाई साहब। टैक्टिकल सुप्रीमेसी है क्योंकि इसमें कस्टम सोनर एरेज हैं जो क्योटिक सोनिक इंटरफेस जो होंगे फिशिंग क्राफ्ट और कमर्शियल ट्रैफिक के। बहुत बार ये होता है कि आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा जहाज जो है ये फिशिंग के लिए है, कौन सा कमर्शियल है और कौन सा दुश्मन का जहाज है। तो ये पकड़ने में ये काफ़ी मदद करेगा और कहीं ना कहीं दुश्मन को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। ये भी 4th शिप है अर्नाला क्लास प्रोग्राम का। 80% से ज़्यादा शिप के कंपोनेंट आर मेड इन इंडिया। देखिए, आत्मनिर्भरता के लिए मोदी जी ने कहा था कोविड के टाइम पे, और हम कर रहे हैं। 1800 नॉटिकल माइल्स तक ये बिना रिफ्यूल किए चल सकता है, यानी एक बार रिफ्यूल कीजिए, फिल एंड फॉरगेट वाला हाल है। 1800 नॉटिकल माइल तक बिना दोबारा तेल भराए इसमें काम आप कर सकते हैं। जो भी पानी के नीचे सबमरीन्स पानी के नीचे ही होते हैं, शैलो कोस्टल वाटर में, उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। वॉरशिप वाटर जेट प्रोपल्सन यूज करता है फॉर ग्रेटर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी जान के स्पीड बढ़ सकती है, इसकी स्पीड काफ़ी तगड़ी होती है। और नेवी इस क्लास की 8 और शिप इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं INS संशोधक की। समुद्र में भारत की आंखें हैं ये, ठीक, यानी ये इनका काम क्या है? एक तरह से अगर आप देखेंगे निरीक्षण करते हैं आसपास जाके ना, कि भाई साहब कोई अगर है, सर्वे करेंगे, देखेंगे कि कहीं किसी तरह से भारत को खतरा तो नहीं है। तो समुद्र में ये आंखें हैं एक तरह से इंडियन नेवी के लिए। ये संधायक क्लास लार्ज सर्वे वेसल है, इसका काम सर्वे के लिए ही है। और ये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है, तो जून 21 को इसको भी इंडक्ट किया गया, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। देख लीजिएगा, एग्जाम में कहीं पूछ ले तो। INS संशोधक एक्ट्स एज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर मैपिंग इंडियाज वास्ट अंडर वाटर बैटल ग्राउंड,
इसका पूरा का पूरा काम क्या है, सर्वे करना, मैपिंग करना, देखना कि भाई साहब दुश्मन एक्चुअली कहाँ स्थित है। तो टेरेन मैपिंग करेंगे सबसे पहले, कोस्टल और डीप वाटर जो भी हाइड्रोग्राफिक सर्वेज होगा ये करेगा, ताकि जो भी दुश्मन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए। अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ कोई जहाज आके लगा दिया या किसी तरह का ऐसा है कि डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, तब हर चीज़ का ये जानकारी हमें दे देगा। अकूस्टिक मॉडलिंग कर सकते हैं, ओशियोग्राफी, और जो आपके जियोफिजिकल डेटा है, कहीं ना कहीं अंडर वाटर हमें साउंड मूवमेंट करने में पता ये होगा, कहीं बड़ा पत्थर ना आ जाए जिससे कोई तकलीफ ना हो, तो सब चीज़ को कहीं ना कहीं ये पता करके बता देंगे। एडवांस्ड पेलोड है इसमें। These are equipped with autonomous underwater vehicles, ROVs and high resolution multi-beam echo sounders। यानी पूरी तरह से अगर आप देखें इस जहाज की नजरों से बच पाना नामुमकिन है ना। INS संशोधक सर्वे वेसल है, सी बेड मैपिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्विस के लिए है। 110 मीटर का लेंथ है इसका, डिस्प्लेसमेंट 3400 टन का, बनाया फिर से वही गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। 80% से ज्यादा कंटेंट जो है वो इंडियन है, और सोनार, AUVs और सर्वे सिस्टम से ये लैश है। यानी पूरी तरह से अगर आप देखें तो ये आंखें हैं भारत की। नेक्स्ट, अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, कहीं ना कहीं उसको ये पूरी तरह से आप कहें तो उसके साथ न्याय करता है, आत्मनिर्भर भारत बनाता है। हमें दूसरों के ऊपर अब निर्भर नहीं होना है अपने वेपन्स खरीदने के लिए। 75% से ज़्यादा जो कंटेंट है वो इंडिजिनस है, यानी इंडिया में ही बना है। 200 से ज़्यादा MSME को इंक्लूड किया गया है। ये सब बातें मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ही पूरा का पूरा स्टील प्रोवाइड किया। तो स्टील जो भी लगा है जहाज़ों में पूरी तरह से भारतीय स्टील है और भारतीय ने बनाया है। सिक्योरिंग द ओशियनिक कॉमन्स, इंडियन ओशन रीजन में आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे इसका कंटेस्ट काफ़ी हाई हो जा रहा है। हर कोई इंडियन ओशन रीजन पे कब्जा पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन रीजन पे जिसने कंट्रोल पा लिया, एक तरह से उसका पूरा कंट्रोल दुनिया पे हो गया। और इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो डिएगो गार्सिया आइलैंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे US ने ले रखा है। उसी तरह चाइना इंडिया को सराउंड करना चाहता है। अगर आप जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना इंडिया को पूरी तरह से घेरना चाहता है। इंडिया चाइना को आंसर कैसे करता है? तो इंडिया चाइना को आंसर देता है बाय नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो नेकलेस ऑफ डायमंड्स बना के चाइना को भी आंसर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली कंटेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू है। अब रशिया चाहता है इंडिया से अच्छा रिलेशन रखना ताकि इंडियन ओशन पे उसका कंट्रोल हो। अमेरिका इंडिया से अच्छा रिलेशन रखना चाहता है ताकि इंडियन ओशन पे उसका कंट्रोल हो। चाइना इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इसलिए चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंट्रोल में लेना चाहता है, श्रीलंका को कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि इंडियन ओशन पे उसका कंट्रोल अच्छा हो। अभी मैं मैप के थ्रू आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है? आगे देखिए, मैरीटाइम सॉवरेनिटी। कोई भी नेशन एक मेजर पावर नहीं बन सकता विदाउट स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर क्लोजली लिंक्ड टू द ओशंस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है। क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जिसे भी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा वो अच्छी तरह से जानता है कि किस लिए नेवी बहुत ज़रूरी होती है। याद रखिएगा, सबसे पहले जिन लोगों ने भारत पे राज किया, यानी जो यूरोपियन पावर इंडिया है, पोर्तुगीज़, वो सबसे बेहतरीन नेवल पावर थे, सबसे बेहतरीन। अगर मैं इनका एक गवर्नर था जिसने समंदर में एक पॉलिसी चलाई थी, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे जितने स्टूडेंट्स होंगे, स्पेशली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कौन सा गवर्नर था और समंदर में उसने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, आप प्लीज़ इसमें आंसर दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है? आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू इफ़ यू डू दिस, ठीक? तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया में 2 यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने इंडिया पे कब्जा करने के लिए आपस में काफ़ी बड़ी राइवलरी थी। एक थे आपके फ्रेंच और एक थे ब्रिटिश। अगर आर्मी हम देखें ना तो ब्रिटिश के पास भी, मतलब अगर हम लैंड पे देखें, अच्छा खासा इनके पास फोर्स था। तो फ्रेंच के भी पास फोर्स बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी फ्रेंच मात खा गए ब्रिटिश से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास जो नेवी थी वो फ्रांस से ज़्यादा तगड़ी थी, है ना? और अगर आपने नेवी के बारे में ध्यान से नहीं देखा हो, इंडियन नेवी जब इसको इंक्लूड किया गया है भारत के किसी भी कंट्री से किसी भी वॉर के लिए, तो 99 क्या 100 टाइम्स भारत ने वो वॉर जीता है ना? तो नेवी को इग्नोर करके आप नहीं चल सकते, इसलिए नेवी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं कि चाइना के लिए क्यों सिरदर्दी है। अगर हमने ये यहाँ पे 3 नए, अगर आप देखें कि हम लोगों ने वॉरशिप्स लगाए हैं, कैसे चाइना तकलीफ में आता है। चाइना तकलीफ में इसलिए आता है क्योंकि ये जो स्ट्रेट देख रहे हैं आप, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद करके ना पूरी दुनिया का ना
दिमाग का ना बैंड बजा रखा है कि सब सोच रहे हैं अरे बाप रे क्या होगा, गैस कहाँ से आएगा, चूल्हा कैसे जलाएगा, अनाज कैसे खाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे, पूरे दुनिया की हालत ख़राब है कि कंपनीज कैसे चलेंगी, नौकरियां कैसे होंगी, इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो करिश्मा कर सकता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी वही करिश्मा कर सकता है। ध्यान से देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में उसको अपना कंट्रोल चाहिए। तो देखिए कैसे घेरना चाह रहा है। चाइना में अगर आप जानते हैं हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले रखा है चाइना ने। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर आप बांग्लादेश में देखें तो चिटागोंग पोर्ट है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट आप जानते ही हैं। तो एक तरह से यहाँ से तो घेरने की कोशिश कर ही रहा है चाइना। इंडिया ने भी जवाब दिया, पाकिस्तान को काटने के लिए कहीं ना कहीं हमने अफगानिस्तान के में एक्सेस रखने के लिए ईरान में गए और ईरान में जाके हमने वहाँ से एक पोर्ट पे उनका सिग्नेचर लिया। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम बांग्लादेश के साथ हमारे भी अरेंजमेंट्स हैं, श्रीलंका के साथ हमारे भी अरेंजमेंट्स हैं। तो हमने चाइना को कहीं ना कहीं कट ऑफ करने की कोशिश की है। ये पूरी तरह से इंटायरली अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल टॉपिक है। तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, आप अगर हाँ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मेक अ वीडियो ऑन क्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। इंडिया से अच्छे रिलेशंस कौन चाहता है? रशिया भी, यूएसए भी, ताकि इंडियन ओशन रीजन में कंट्रोल रहे। ठीक, अमेरिका अपनी बातों में अगर आप कहेंगे इतना बड़ा हिपोक्रिट है, ठीक है, हिंदी में उसको नहीं बोल सकते, गाली हो जाएगी, लेकिन इतना बड़ा हिपोक्रिट है कि वो कहता है कि पूरे ओशंस पूरे वर्ल्ड के लिए खुले होने चाहिए, और इंडियन ओशन में आके जहां आसपास कहीं दूर दूर तक अमेरिका नहीं है, वहां पे उसने आके अपना एक नेवल बेस बना रखा है जिसका नाम क्या है? डिएगो गार्सिया, एक आइलैंड पे। अब आप बोलेंगे कि भाई क्यों बना रखा है, क्या फ़ायदा होता है फ़ायदा। देखिए ध्यान से, एक अमीर को गरीब से खतरा नहीं होता, अमीर को खतरा अमीर से होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पावरफुल हो जाएंगे। सेम हाल यूएस और चाइना का। यूएस डरता है चाइना से और वो नहीं चाहता कि चाइना का ग्रोथ यूएस के बराबर हो जाए। तो इसी कारण क्या करता है वो चाइना यानी ड्रैगन के राइजिंग इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूएस चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन पे कंट्रोल उसका रहे। इसीलिए चाइना को काटने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्या डेवलप किया? तो क्वाड डेवलप किया। ठीक, और इसी तरह अब इंडिया को ही ये चाहिए कि चाइना जो कंटिन्यूसली इस पर प्रेशर डालता है, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें उनसे अगर लड़ाई ही करनी है तो शायद हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, है ना, हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी ज़्यादा है। अगर उनके पास वेपन्स देखिएगा तो हमसे एडवांस वेपन्स है, और उनके आर्मी भी हमसे कहीं ना कहीं हमारे बराबर ही है, हमसे अगर ज़्यादा नहीं है तो, और तगड़ी है आर्मी। जो लेटेस्ट नंबर है मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने आर्मी नंबर कम किए थे, बट स्टिल चाइना के पास मिसाइल्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। तो हाँ, हम डायरेक्ट वॉर हार सकते हैं। लेकिन जो ईरान ने अभी अमेरिका की नाक में दम कर दिया, क्या इंडिया उनकी नाक में दम नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और इंडिया से स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देखिए कितना दूर है, बहुत नज़दीक। चाइना बैठा है यहाँ, और चाइना को कहीं ना कहीं तेल जाता है इस रूट से होके, और ये रूट को अगर इंडिया ने सर ब्लॉक कर दिया तो चाइना में हो जाएगी एनर्जी क्राइसिस। क्या हो जाएगी? एनर्जी क्राइसिस। क्यों? क्योंकि चाइना का 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इसी के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना का मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। अब तो क्या ये 3 जहाज़ आने से चाइना को खतरा है? बिल्कुल है। इंडिया ने कहीं ना कहीं ये निर्देश दे दिया चाइना को कि भाई साहब हमसे ज़्यादा ना तुम बदतमीज़ी मत करो, क्योंकि बदतमीज़ी का जवाब हम बहुत बुरी तरह से और ज़्यादा गंदी तरह से बदतमीज़ी करके देंगे, और अगर तुम बदतमीज़ी करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अभी ईरान ने कर रखा है पूरी दुनिया का। बदतमीज़ी ना करो, और बदतमीज़ी ना करो, छेड़ो ना हमको सनम, और छेड़ोगे तो भैया मलक्का स्टेट बंद कर देंगे हम, है ना। तो यही बात है। और यहाँ पे इंडिया अगर देखिए, इंडिया में कहीं ना कहीं इन जहाज़ों के आने से, अगर आपको पता होगा तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी चला के कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप देखेंगे, हम कोई भी प्रोजेक्ट आता है झट से विरोध करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा हम उस पर ध्यान नहीं देते। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अगर चालू हो गया तो एक तरह से मलक्का स्ट्रेट पर तो हमारा कंट्रोल आ सकता है। तो इसी चक्कर में चाइना कहीं ना कहीं चिंता में है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।